हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिंट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट फरवरी 2026 की तैयारी के लिए इंग्लिश इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, इंग्लिश पेडागोजी यानी कि अंग्रेजी शिक्षण विधि, उसमें आपके जो है तकरीबन 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल सीटेट के पेपर 2 और पेपर फर्स्ट दोनों में। तो दोस्तों ये 15 नंबर के प्रश्न आपके नंबर प्राप्त करने के लिए यानी कि एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने 2011 से लेकर के 2024 तक का जो पूरा सीटेट का पेपर हुआ है उसमें आपके इंग्लिश पेडागोजी वाले जो सेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सभी पेडागोजी वाले सेक्शन को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो ये एक तरीके से आपका प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन होगा और रिपीट जो है आपको जो क्वेश्चन हुए हैं वही आपका पूरा कंटेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए काम वाला वीडियो है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, A teacher showed a movie with the captions to learner in class 6. The movie is based on one of the chapters in the textbook. The movie with captions on will encourage. मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कक्षा 6 में एक टीचर ने छात्रों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई है। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित है। कैप्शन के साथ फिल्म दिखाना किसे प्रोत्साहित करेगा, यानी कैसे प्रोत्साहित करेगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिसनिंग स्ट्रेटजी, एक्टिव व्यूइंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल। मतलब कि जब बच्चे फिल्म देखते समय नीचे लिखे गए शब्दों यानी कि कैप्शन को पढ़ते हैं, साथ ही संवाद जो बातचीत होती है उसको सुनते हैं, तो उनकी लिसनिंग स्ट्रेटजी यानी कि सुनने की जो रणनीति है और एक्टिव व्यूइंग यानी कि सक्रिय अवलोकन बेहतर होता है। फिल्म एक ऑथेंटिक मटेरियल की एक प्रमाणिक सामग्री है, क्योंकि यह केवल व्याकरण सिखाने के लिए नहीं है बल्कि वास्तविक संचार के लिए बनाई गई है और यह बच्चों को भाषा को वास्तविक संदर्भ में यानी कि कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे लिसनिंग स्ट्रेटजी, एक्टिव व्यूइंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन कह रहा है कि ए चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूज मोर वर्ब्स देन नाउन एंड इग्नोर द ग्रामर रूल्स। रीजन आर दे लैक वोकैबुलरी रेंज। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो है वह नाउन की तुलना में क्रिया का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरण के नियमों की अनदेखी करता है। कारण दे रहा है कि उस बच्चे के पास जो है वो मीनिंग यानी कि वोकैबुलरी की कमी है। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्तों गलत क्यों है? क्योंकि भाषा विकास के सिद्धांत के अनुसार यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के अनुसार बच्चे सबसे पहले नाउन यानी कि संज्ञा जैसे कि मम्मा, पापा, बाल, डॉगी ये सब सीखते हैं, क्योंकि वस्तुओं को देखना और पहचानना क्रियाओं की तुलना में आसान होता है। इसलिए यह कहना गलत है कि वे वर्ब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कारण आर इसलिए सही है क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी वास्तव में सीमित होती है, इसलिए आर सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए चाइल्ड शेयर हर लैंग्वेज क्लास रूम एक्सपीरियंस विथ हर मदर्स। समटाइम्स वी कवर आवर आईज एंड पिक एन ऑब्जेक्ट, ट्राई टू डिस्क्राइब इट, दिस शोज द चाइल्ड्स प्रेफरेंस टू लर्निंग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्ची कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और किसी वस्तु को उठाते हैं और उसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं, तो यह अधिगम की किस प्राथमिकता को दर्शाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला,
आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव। मतलब क्या है कि यह जो गतिविधि है इसको हम बोलते हैं काइनेस्टिक लर्निंग, यानी कि गतिबोधक अधिगम, या एक तरीके से कहें कि टैक्टाइल लर्निंग, यानी कि स्पर्श के द्वारा सीखना, यानी किसी चीज को छू करके महसूस करके सीखना। तो जब बच्चा आंखें बंद करके वस्तु को छूता है और उठाता है तो वह अपने शरीर और स्पर्श का उपयोग कर रहा है। तो ऐसे बच्चे जो है वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव, गतिक कौशल का यहाँ पे विकास हो रहा है, पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ए लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटेजी दैट मैच द एग्जाम्पल। इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। यानी कि एक शिक्षार्थी कहता है कि यदि मुझे किसी चीज का अर्थ नहीं पता होता तो मैं उसे ढूंढता हूं। यह कौन सी रणनीति है? तो यह रणनीति है दोस्तों आपका कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल, ऑप्शन नंबर पहला। लुकिंग इट अप का मतलब क्या है कि मुहावरे का प्रयोग आमतौर पर जो है डिक्शनरी या इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। इसे शैक्षणिक भाषा में कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल, यानी कि संदर्भ सामग्री का उपयोग करना कहते हैं, और यह एक बहुत अच्छी स्टडी स्किल्स है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि कंसीडर दीज स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट को कंसीडर करिए कि द साइलेंट वे कंसीडर्स लैंग्वेज लर्निंग एज ए मेंटल एक्टिविटी। बी, अकॉर्डिंग टू द साइलेंट वे लर्नर इज ए साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर बिल्डिंग ऑफ हिज हर अंडरस्टैंडिंग। मतलब कह रहा है कि साइलेंट वे भाषा सीखने को एक मानसिक गतिविधि मानता है। बी कह रहा था कि साइलेंट वे के अनुसार शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या खोजकर्ता है जो अपनी समझ का निर्माण करता है। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज द कॉज ऑफ बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? देखिए यहां जो है साइलेंट वे की जो विधि है ना, इसको जो है वो कैलेब गेटेंगो द्वारा दी गई है साइलेंट वे की विधि। और कैलेंग गेटेंगो के द्वारा दी गई इस साइलेंट वे की विधि में शिक्षक जो है, टीचर बहुत कम बोलता है, यानी कि साइलेंट रहता है ताकि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिल सके। इस विधि में यह माना जाता है कि भाषा सीखना रटने की नहीं बल्कि एक कॉग्निटिव यानी कि मानसिक प्रक्रिया है। तो कथन ए यहाँ पे सही होगा। चूंकि शिक्षक चुप रहता है, मौन रहता है, छात्र को खुद ही भाषा के नियमों को डिस्कवर करना पड़ता है, तो बिल्कुल एक वैज्ञानिक की तरह कथन भी आपका सही होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन ए लैंग्वेज क्लासरूम द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी। अर्थात भाषा की कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो संबंध होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड, टीचर एंड स्टूडेंट एज पार्टनर इन द लर्निंग लैंग्वेज। अर्थात आधुनिक शिक्षा शास्त्र मॉडर्न पेडागोजी यानी कि एनसीएफ 2005 के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक अब केवल निर्देश देने वाला नहीं है बल्कि एक फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र पार्टनर होते हैं, साझेदार होते हैं। बाकी ऑप्शन सेकंड जो है ये तानाशाही या केवल व्याख्याता का ऑप्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन काउंसलिंग लर्निंग थियरी टू टीच लैंग्वेज। अर्थात भाषा सिखाने के लिए काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी पर कौन आधारित है? तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कम्युनिटी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से CCL, कम्युनिटी लैंग्वेज CLL, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग विधि जो है ये चार्ल्स करन के द्वारा दिया गया था। इसमें शिक्षक को एक जानकार या काउंसलर यानी कि परामर्शदाता माना जाता है
और छात्रों को क्लाइंट यानी कि एक तरीके से क्लाइंट ग्राहक माना जाता है। शिक्षक छात्रों की घबराहट को कम करता है और एक समुदाय यानी एक कम्युनिटी की तरह सीखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि द फोकस ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम इज ऑन, मतलब कि पाठ्यचर्या में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम का मुख्य केंद्र क्या है? तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थात टीचिंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, एलएसी का मतलब है कि भाषा केवल हिंदी या अंग्रेजी की क्लास में नहीं सीखी जाती है। जब बच्चा विज्ञान या सामाजिक विज्ञान भी पढ़ता है तब भी वह भाषा का ही उपयोग कर रहा होता है। इसलिए सभी विषयों के माध्यम से ही भाषा सीखना एक क्या है, एक एलएसी की तरह काम करता है, यानी कि आपका लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन ए क्लासरूम ए टीचर इज कंडक्टिंग दिस ड्रिल, शिवा हैज रिटन द लेटर, ही रोट इट yesterday, Shiva has completed the novel, he completed it yesterday, hence her focus is on। मतलब कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में एक ड्रिल करवा रहा है जहां वाक्यों का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, जैसे कि सब्जेक्ट है प्लस हैज है प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म है, इस पर एक केंद्रित है। तो यह किस पर केंद्रित है दोस्तों? तो यह आपका केंद्रित है स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर पहला। यहां शिक्षक एक ही व्याकरणिक ढांचे का जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बार बार अभ्यास करवा रहा है। तो हम इसे स्ट्रक्चरल अप्रोच या एक तरीके से पैटर्न प्रैक्टिस कहते हैं, जहां रट कर वाक्यों की संरचना सीखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 10वां क्वेश्चन है कि ए टीचर सेलेक्ट ए टेक्स्ट पैसेज फ्रॉम ए न्यूज़पेपर एंड डिलीट्स एवरी फिफ्थ वर्ड विच हैपन्स टू बी वर्ब एंड डिजाइन एन असेसमेंट टास्क फॉर ए स्टूडेंट टू फिल द मिसिंग वर्ब्स, व्हाट इज दिस टेस्ट आइटम्स नोन एज। यहाँ शिक्षक अखबार से एक पैराग्राफ लेता है और हर 5वां शब्द हटा देता है। छात्रों को वह शब्द भरना है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है क्लोज एक्टिविटी। जब किसी पैराग्राफ से नियमित अंतराल जैसे कि हर 5वां या 7वां शब्द हटा दिया जाए और छात्रों को कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ के आधार पर उन्हें भरना होता है, तो इसे हम क्लोज टेस्ट या क्लोज एक्टिविटी कहते हैं। यह केवल व्याकरण नहीं है बल्कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपकी मीनिंग पावर यानी कि वोकैबुलरी दोनों की जांच की पता चलती है इसमें क्लोज एक्टिविटी से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए टीचर dictates a 10 sentences paragraph in her class. She reads out the paragraphs twice and asks her learners to listen carefully and rewrite in their own words. What approach does the teacher use? करेगी शिक्षिका, एक महिला टीचर एक पैराग्राफ को 2 बार पढ़ती है और छात्रों से उसे सुनकर अपने शब्दों में फिर से लिखने के लिए कहती है। यह कौन सा दृष्टिकोण होगा? तो यह होगा टॉप डाउन अप्रोच। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच। देखिए यहाँ छात्रों को एक एक शब्द यानी कि बॉटम अप पर ध्यान नहीं देना है बल्कि ओवरऑल मीनिंग को समझना है और फिर उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो जब हम वोल टू पार्ट यानी कि पूरी तरीके से अंश या अर्थ पर पहले ध्यान देते हैं तो इसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। तो इस विशिष्ट गतिविधि को हम एक तरीके से डिक्टोलॉज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड टॉप डाउन अप्रोच करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी डिस्क्राइब लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग एज। मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा को किस रूप में वर्णन करती है? तो ये करती है आपका मल्टीलिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। एनईपी 2020 का मुख्य जोर जो है वो बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म पर है। एनईपी 2020 यह मानती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं और बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव बेनिफिट के लिए सबसे शक्तिशाली पावरफुल टूल है।
ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष हैज द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज ही हैज। मतलब कि सुभाष में भाषाओं के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता है, उसमें क्या है? तो उसमें है मल्टी लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसको बोलते हैं एक तरीके से मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे जो है भाषा के बारे में सोचने, उसके नियमों को समझने और उस पर चर्चा करने की क्षमता को हम एक तरीके से मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहते हैं। तो यहाँ आपका मल्टी लिंग्विस्टिक अवेयरनेस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच मॉडल पुट्स मेन एम्फेसिस ऑन सेमेंटिक एंड कम्युनिकेटिव डायमेंशंस रेदर देन ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। मतलब कह रहा है कि कौन सा मॉडल व्याकरण के बजाय भाषा के अर्थ और उसके संचार आयामों पर जोर देता है। तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल का मानना है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य कम्युनिकेशन है, न कि केवल व्याकरण के नियमों को रटना। तो यह अर्थ जो है, यह अर्थ यानी कि मीनिंग और फंक्शन पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पे फंक्शनल मॉडल आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था कि द नॉलेज दैट वन हैज अबाउट वन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू मॉनिटर थ्रू प्रोसेस इज नोन एज। तो यहाँ दोस्तों अपनी खुद की विचार प्रक्रियाओं यानी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में ज्ञान होना और उसे मॉनिटर करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निज्म। मेटाकॉग्निज्म का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी सोचने के बारे में सोचना। जब एक छात्र स्टूडेंट यह जानता है कि वह कैसे सीखता है, उसे क्या समझ नहीं आ रहा और उसे अपनी रणनीति कैसे बदलनी है, तो वह क्या उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निज्म, यानी कि वह मेटाकॉग्निज्म का उपयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। तो यहां दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पाठ नहीं है? तो यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एन एसे रिटन बाय ए क्लासरूम टीचर। यानी कि एक ऑथेंटिक टेक्स्ट जो है प्रमाणिक सामग्री, वह सामग्री जो मूल रूप से भाषा सिखाने के लिए नहीं बल्कि वास्तविक जीवन के उद्देश्यों यानी कि मनोरंजन या सूचना के लिए लिखी गई हो, जैसे कि अखबार है, टीवी है, गाइड है, होर्डिंग्स है, बैनर है। तो ये क्या है? ये ऑथेंटिक सामग्री होती है। और नॉन ऑथेंटिक, जैसे कि नॉन ऑथेंटिक में एक टीचर के द्वारा विशेष रूप से क्लास में व्याकरण सिखाने के लिए लिखा गया निबंध क्या है? एक आर्टिफिशियल होता है, यानी कि प्रमाणिक नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था कि ऑर्गेनाइज द 10 सेंटेंसेस प्रोवाइडेड इन द करेक्ट ऑर्डर, दिस क्वेश्चन हेल्प्स लर्नर टू। यानी कि इस दिए गए 10 वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों को किसमें मदद करता है? तो यह मदद करता है अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, यानी कि वाक्यों को सही क्रम में लगाना, रीऑर्डरिंग, अनस्क्रैम्बलिंग। छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि पाठ यानी कि टेक्स्ट जो है वो तार्किक रूप से कैसे बनता है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से सुसंबद्धता और तारतम्यता यानी कि कोहेंशन और कोहेरेंस सिखाता है, जो कि लेखन प्रक्रिया यानी कि राइटिंग प्रोसेस का एक क्या है? महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा था कि ए टीचर इंट्रोड्यूस ए ग्रामर आइटम थ्रू एग्जाम्पल एंड एक्टिविटी बिफोर एक्सप्लेनिंग द रूल, दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग ग्रामर इज नोन एज। एक शिक्षक नियमों की व्याख्या करने से पहले उदाहरणों और गतिविधियों के माध्यम से व्याकरण का परिचय देता है। व्याकरण सिखाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि जब व्याकरण को उदाहरणों और संदर्भों के माध्यम से सिखाया जाता है तो छात्र भाषा का उपयोग करना सीखते हैं। इसे हम प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। नियम रटना यानी कि डिक्लेरेटिव नॉलेज घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। तो नियम रटना नहीं होता है, ये क्या है? डिक्लेरेटिव यानी कि घोषणात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका प्रोसीजरल नॉलेज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इन ए क्लासरूम स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी इन चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, टीचर प्रोवाइड्स क्लू एंड मॉडल्स द टास्क, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि शिक्षक संकेत देता है और कार्य का आदर्श रूप
प्रस्तुत करता है या किसका उदाहरण है? तो यह वाइगोत्स्की का उदाहरण है, वाइगोत्स्की थ्योरी। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अधिक जानकार व्यक्ति शिक्षार्थी को मदद देता है तो इसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा कहते हैं। और यह बच्चे को उसके ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू कंप्लीट ए स्टोरी मैप यूजिंग हेडिंग्स लाइक टाइटल, कैरेक्टर, थीम एंड मैसेज। दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। शिक्षक छात्रों को शीर्षक, पात्र, थीम आदि शीर्षकों का उपयोग करके एक स्टोरी मैप पूरा करने के लिए कहता है। यह गतिविधि किससे जुड़ी हुई है? तो यह गतिविधि जुड़ी हुई है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म से। यानी कि स्टोरी मैप क्या है? एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है। जब छात्र कहानी की जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए अपने दिमाग में एक खाका बनाता है तो वह क्या होता है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संज्ञानात्मक रचनावाद का प्रयोग कर रहा होता है। ये इस जानकारी को समझने और याद रखने की क्या है? एक मानसिक रणनीति है ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए टीचर डिस्कस ए स्टोरी एंड आस्क ए स्टूडेंट टू ड्रामेटाइज इट। द फोकस इज टू डेवलप ए क्रिएटिविटी, बी कम्युनिकेशन, सी कोलैबोरेशन और डी क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ दोस्तों शिक्षक एक कहानी पर चर्चा करता है और छात्रों से उसका एक नाट्य रूपांतरण करने को कहता है। इसका उद्देश्य क्या विकसित करना है? तो इसका उद्देश्य है ए, बी और सी। यानी कि नाटक ड्रामा में छात्र अपनी कल्पना का प्रयोग करते हैं, संवाद का प्रयोग करते हैं और एक समूह में मिलजुल कर काम करते हैं। तो क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन तीनों का काम होता है इस नाटक रूपांतरण में। ऑप्शन में फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा था कि सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रीमिसाइज ऑफ। देखिए सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग किस आधार पर टिकी हुई है? तो यह टिका हुआ है आपका प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। यानी कि इस विधि में भाषा को सिचुएशन के माध्यम से सिखाया जाता है और यह अक्सर जो है PPL मॉडल, PPL मॉडल में इसका पालन है। इसे PPL मतलब क्या होता है? P से क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन, P से प्रेजेंटेशन और इस P से होता है आपका प्रैक्टिस और सॉरी ये भी P है और तीसरे P का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो यहाँ आपका प्रेजेंटेशन यानी कि शिक्षक नई भाषा का परिचय देता है, प्रैक्टिस में छात्र जो है वो ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करते हैं और प्रोडक्शन में क्या होता है कि छात्र जो है स्वतंत्र रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन ऑप्शन में आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा था कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल एंड आइडेंटिफाई द अप्रोच। ए टीचिंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लिसिटी, बी लिंकिंग टेक्स्ट टू सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सी फोकसिंग ऑन वोल टेक्स्ट। मतलब कह रहा है कि सिद्धांतों को पहचानिए। ए कह रहा है कि संरचनाओं को स्पष्ट रूप से पढ़ाना, बी पाठ को सामाजिक संदर्भ से जोड़ना और सी कह रहा है कि पूरे पाठ पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ दोस्तों इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब कि टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन में केवल वाक्यों पर नहीं बल्कि पूरे पाठ पर ध्यान दिया जाता है। इसमें सिखाया जाता है कि एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भ जैसे कि कोई अर्जी लिखना या कहानी सुनाना, इसमें किस तरह की भाषा और संरचना का प्रयोग होता है। तो ये टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा था कि एग्जामिन द फॉलोइंग टास्क एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। ए डिजाइनिंग लर्निंग एक्टिविटी, बी मॉनिटरिंग एंड असेसिंग प्रोग्रेस, सी स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डी आइडेंटिफाई टॉपिक एंड थीम्स। तो यहाँ दोस्तों कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CBAD, सॉरी CBAD नहीं CDAB। ऑप्शन नंबर थर्ड CDAB। देखिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव्स आता है। सबसे पहले क्या आता है आपका ऑब्जेक्टिव आएगा,
उसके बाद आपके टॉपिक आएंगे, उसके बाद आपका एक्टिविटी आएगा और उसके बाद आपका असेसमेंट होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तय करें कि बच्चे क्या सीखेंगे, उसके बाद फिर हम टॉपिक चुनेंगे यानी कि विषय चुनेंगे, उसके बाद फिर हम एक्टिविटी करेंगे, विषय को पढ़ाने के लिए गतिविधियां बनाएंगे और लास्ट में हम जो है अंत में जांचेंगे कि उन्होंने क्या सीखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां है कि विच एमंग, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा था कि विच एमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए क्लासरूम टीचर। मतलब कि इनमें से कक्षा शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। तो प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आइडेंटिफाइंग लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स। एक प्रभावी भाषा शिक्षक का मुख्य काम शिक्षार्थी की जरूरतों को समझना है कि उन्हें भाषा की कहाँ और कैसे जरूरत है, ताकि शिक्षण उसी के अनुसार हो सके। केवल निर्देश देना या क्या एक पुरानी पद्धति है। तो यहाँ आइडेंटिफाई लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, क्या बच्चे की जरूरत है वो समझना सबसे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा था कि लैंग्वेज सिलेबस इज कंसर्न विथ, यानी कि भाषा पाठ्यक्रम का संबंध किससे है। तो भाषा पाठ्यक्रम का जो संबंध है वो है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट। यानी कि सिलेबस का मुख्य कार्य यह तय करना है कि क्या पढ़ाना है और किस क्रम में पढ़ाना है। ग्रेडेशन का मतलब होता है सरल से कठिन की ओर। एजुकेशनल प्रोग्राम का प्रबंधन पाठ्यचर्या का हिस्सा होता है, जो कि क्या होता है, बहुत व्यापक होता है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा था कि लैंग्वेज लर्निंग इंटेल्स, यानी कि भाषा सीखने में क्या शामिल है। तो भाषा सीखने में आपका शामिल है मास्टरिंग फंक्शनल स्किल। भाषा कोई ज्ञान का विषय नहीं है जिसे रटा जाए, बल्कि यह क्या है, एक स्किल है, एक कौशल है। और इसका उद्देश्य होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। तो इन चारों कौशलों को जो है इसमें निपुण जो होगा, माहिर होगा, वही क्या होगा, मास्टरिंग फंक्शनल स्किल। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा था कि प्रोसीजरल सिलेबस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज ऑर्गेनाइज अराउंड, यानी कि भाषा सीखने का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किसके इर्द गिर्द व्यवस्थित होता है। तो ये होता है आपका टास्क के इर्द गिर्द। देखिए, प्रोसीजरल सिलेबस का ध्यान इस बात पर होता है कि कक्षा में क्या किया जाएगा। तो यह क्या है, एक टास्क बेस्ड लर्निंग से जुड़ा हुआ है, जहां पाठ्यक्रम यानी कि कार्यों ने टास्क के आधार पर बनता है, न कि व्याकरण या वोकैबुलरी की सूची पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 टास्क करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा था कि ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस, यानी कि नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए, जैसे डॉक्टर बीमारी का निदान करता है, वैसे ही शिक्षक यह जानने के लिए नैदानिक परीक्षण करता है कि छात्र को सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है। तो वीकनेस और उस छात्र की वीकनेस और वह किसमें अच्छा है, किसमें उसकी स्ट्रेंथ है, इसका उद्देश्य केवल नंबर देना या रैंक करना नहीं होता है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना और उसको सुधार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज असेस, यानी कि प्रवीणता परीक्षण, प्रोफिशिएंसी टेस्ट हमेशा किसका आकलन करता है। तो हमेशा यह आकलन करता है लेवल ऑफ लैंग्वेज अटेन्ड। यानी कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यह नहीं देखा जाता है कि आपने क्लास में क्या पढ़ाया, बल्कि यह देखता है कि आप उस भाषा को कुल मिलाकर कितना जानते हैं और उसका उपयोग आप कितनी कुशलता से कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ लैंग्वेज अटेन्ड ऑप्शन में फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 कह रहा है कि ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू डू ए क्विज बिफोर रीडिंग ए स्टोरी, द ऑब्जेक्टिव इज टू, यानी कि कहानी पढ़ने से पहले शिक्षक छात्रों से एक प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज कराता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा
जनरेट इंटरेस्ट, यानी कि इसे हम एक तरीके से बोलते हैं प्री रीडिंग एक्टिविटी। इसका उद्देश्य होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज को सक्रिय करना और पाठ में उनकी रुचि को पैदा करना। यहाँ पे जनरेट इंटरेस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ए टीचर फैसिलिटेट रीडिंग ऑफ बुक अदर देन टेक्स्ट बुक सी प्रमोट्स। तो यहाँ एक महिला टीचर पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने की सुविधा देती है, तो वह किसे बढ़ावा दे रही है? तो वह बढ़ावा दे रही है एक्सटेंसिव रीडिंग का, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब है व्यापक पठन। तो एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक पठन का अर्थ है आनंद और सामान्य समझ के लिए बड़ी मात्रा में पढ़ना, जैसे कि कहानी की किताबें या उपन्यास, इन सब चीज़ों से पढ़ना। तो इंटेंसिव रीडिंग यानी गहन पठन। कक्षा में क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग मतलब क्या होता है? गहन पठन। तो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के एक एक शब्द को समझने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि व्हाइल सिलेक्टिंग टेक्स्ट बुक विच फैक्टर इज नॉट रिलेवेंट। पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय कौन सा कारक जो है वो रिलेवेंट यानी प्रासंगिक नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट नहीं होगा ऑप्शन नंबर 4 कंसेप्चुअल डेंसिटी। भाषा की पुस्तक का उद्देश्य केवल कौशल सिखाना नहीं है, भाषा की पुस्तक का उद्देश्य कौशल सिखाना है, न कि भारी भरकम अवधारणा को थोपना होता है। कंसेप्चुअल डेंसिटी यानी कि अवधारणाओं का घनत्व विज्ञान की पुस्तकों में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन भाषा के शिक्षण में यह बाधा बन सकता है, क्योंकि बच्चों की आवश्यकता और उनके नीड और लेवल जो है सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कंसेप्चुअल डेंसिटी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही आपका नॉट होगा। 34 कह रहा है कि क्राइटेरिया टू मॉनिटर यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इंक्लूड, मतलब कि भाषा सामग्री के उपयोग की निगरानी के मानदंडों में क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। यह जानने के लिए कि कोई शिक्षण सामग्री प्रभावी है या नहीं, शिक्षक कक्षा में उसका अवलोकन करता है और छात्रों से उस पर प्रतिक्रिया लेता है, फीडबैक लेता है। तो ऑब्जर्वेशन और फीडबैक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए लैंग्वेज क्लासरूम। भाषा की कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ए डिसिप्लिन क्लास इज वन वेयर लर्नर्स सिट क्वाइटली एंड टीचर टीचेज वेल। भाषा सीखने के लिए बातचीत इंटरेक्शन जरूरी है। एक शांत क्लास को भाषा शिक्षण में मृत कक्षा माना जाता है। थोड़ी बहुत शोर शराबा कंस्ट्रक्टिव नॉइज यह दर्शाता है कि बच्चे सीखने में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 कह रहा है कि ए टीचर ऑफ क्लास 8 डिवाइडेड हर क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 4 एंड असाइन रीडिंग टास्क इन्वॉल्विंग रीडिंग, कंसल्टिंग ए डिक्शनरी, समराइज एंड नोट मेकिंग। दीज स्किल्स आर नोन एज। शिक्षक जो है पढ़ने, शब्दकोश देखने और सारांश बनाने का कार्य देता है। ये कौशल क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं स्टडी स्किल्स। मीनिंग देखना, नोट बनाना और सारांश लिखना, ये सब क्या है? एक स्टडी स्किल यानी एक अध्ययन कौशल है जो छात्रों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका स्टडी स्किल्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा था कि व्हाट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डज द फॉलोइंग बिलोंग्स टू? Why do you think the narrator walk out of her home? यानी कि आपको क्यों लगता है कि कथावाचक अपने घर से बाहर चली गई, या किस प्रकार का प्रश्न है? यह प्रश्न है आपका इनफरेंशियल क्वेश्चन। इनफरेंशियल क्वेश्चन यानी कि जब उत्तर सीधे पाठ में नहीं लिखा होता है, बल्कि पाठ के संकेतों से अंदाजा लगाना पड़ता है, तो उसे हम इनफरेंशियल यानी कि अनुमानात्मक प्रश्न कहते हैं। इनफरेंशियल मतलब क्या होता है? अनुमानात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा था कि चिल्ड्रन फ्रॉम ट्राइबल एंड माइनर लैंग्वेज बैकग्राउंड्स इंटर स्कूल विद देयर मदर टंग बट आर टॉट इन अनफैमिलियर लैंग्वेज मीडियम, दिस लीड्स टू। यानी कि आदिवासी पृष्ठभूमि के बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ स्कूल आते हैं, लेकिन उन्हें एक अपरिचित भाषा में पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि इसको बोलते हैं सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। मतलब कि जब दूसरी भाषा सीखते समय पहली भाषा छूट जाती है या उसे महत्व नहीं दिया जाता है, तो इसे हम सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म यानी कि घटाव द्विभाषिकता कहते हैं। यह बच्चे के विकास के लिए क्या है? हानिकारक है। यानी कि
बच्चे को पढ़ाते समय उसके मातृभाषा को जोड़ करके चलना है, न कि उसके मातृभाषा को बिल्कुल बंद कर देना है। 39 कह रहा था कि स्वाति इज ए टीचर ऑफ क्लास 8, सी कलेक्ट्स लर्नर्स एरर्स एंड डिस्कस देम वीकली विदाउट नेमिंग स्टूडेंट, व्हाट इज सी अटेम्प्टिंग टू डू। यानी कि स्वाति जो है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को इकट्ठा करती है और बिना नाम लिए उन पर चर्चा करती है, वह क्या कर रही है? तो वह जो है प्रोवाइडिंग फीडबैक का काम कर रही है, मतलब कि वह त्रुटियों का विश्लेषण करके पूरी कक्षा को फीडबैक दे रही है ताकि वे अपनी गलतियों से सीख सकें। नाम न लेना छात्रों को शर्मिंदगी से बचाता है। तो यहाँ पे आपका प्रोवाइडिंग फीडबैक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड you suggest as a ideal for teaching vocabulary? A. Giving meanings of word in isolation. B. Translating words into Indian language. C. Creating word verbs and collection thematically. मतलब कह रहा है कि शब्दावली वोकैबुलरी सिखाने के लिए आप किसे आदर्श सुझाव मानेंगे? तो ये मानते हैं आपका ओनली ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिंग वर्ड वर्ब्स एंड कलेक्शन थीमेटिकली। मतलब कि शब्दों को रटने के बजाय शब्द जाल और थीम के माध्यम से सिखाना सबसे अच्छा है। इससे बच्चे शब्दों के बीच का संबंध समझते हैं और उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ए लर्नर ऑफ क्लास 6 रीड बाय साउंडिंग इंडिविजुअल लेटर्स एंड ज्वाइनिंग देम, व्हिच सजेशन विल हेल्प इंप्रूव हर रीडिंग? A. Read spelling first then sound. B. Read whole words. C. Practice same method and D. Listen then read. यानी कि एक शिक्षार्थी अक्षरों की ध्वनि निकाल कर पढ़ता है, उसे सुधारने के लिए क्या सुझाव मदद करेगा? तो उसे मदद करेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और सी। देखिए, अक्षरों को जोड़कर पढ़ना डिकोडिंग, अक्षरों को जोड़कर पढ़ना डिकोडिंग शुरुआती चरण होता है। प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए बच्चों को पूरे वोल वर्ड अप्रोच यानी कि पूरे शब्द को एक चित्र की तरह पहचानना और मॉडल रीडिंग यानी कि सुनकर पढ़ना का एक अभ्यास करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी एंड सी सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE implies, CCE implies कहाँ है? यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसको बोलते हैं CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस। मतलब कि सतत का अर्थ है कि मूल्यांकन साल के अंत में एक बार नहीं बल्कि शिक्षण के दौरान नियमित और समय समय पर पीरियोडिकली होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा था कि ए टीचर ऑफ क्लास 6 गिव द फॉलोइंग टास्क, विच वन इज एन ऑथेंटिक टास्क? इनमें से कौन सा एक प्रमाणिक कार्य है? कक्षा 6 के एक शिक्षक के लिए इनमें से कौन सा एक प्रमाणिक कार्य है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, राइटिंग ए लेटर टू कंप्लेन अबाउट ए लोकल प्रॉब्लम। स्थानीय समस्या के बारे में शिकायत पत्र लिखना एक रियल वर्ल्ड टास्क है जिसका वास्तविक जीवन में उपयोग होता है। बाकी जो विकल्प हैं 1, 2 और 4, इसमें कविता सुनाना, खाली स्थान भरना, यह क्या है? केवल एक स्कूली अभ्यास है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग आउटकम्स? यानी कि सीखने के बारे में क्या सत्य नहीं है? सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यह कहना गलत है कि उनका उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में आउटकम्स इस बात का प्रमाण होते हैं कि शिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं। वे एक दूसरे से क्या है? पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020?
एनईपी 2020 की सिफारिश कौन सी नहीं है? तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंग्लिश एज मीडियम फॉर क्लास 1। एनईपी 2020 कम से कम कक्षा 5 और अधिमानतः कक्षा 8 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश करती है, न कि कक्षा 1 से अंग्रेजी को। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 कह रहा था कि द आइडिया ऑफ द प्राइवेट स्पीच यूज बाय चिल्ड्रन टू गाइड बिहेवियर वाज गिवन बाय। बच्चे द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए निजी भाषण प्राइवेट स्पीच का विचार किसने दिया? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जब बच्चे खुद से बोल के बातें करते हैं, जो प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, तो वे पागलपन नहीं करते हैं बल्कि अपनी सोच और कार्यों को रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन में सेकंड आपका लेव वाइगोत्स्की करेक्ट हो जाएंगे। 47 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, लैंग्वेज इज स्टैटिक। भाषा कभी भी स्टैटिक यानी कि स्थिर नहीं होती है, यह निरंतर बदलती और विकसित होती रहती है। नए शब्द जुड़ते हैं और पुराने शब्द बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा था कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस वन वर्ड फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करती है क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं फोनीम्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फोनीम्स का मतलब क्या होता है? स्वनीम। जैसे कि आपका बैट और कैट में केवल बी और सी का ही अंतर है। यह सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। इसी में ये मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन इसको बोलते हैं हिंदी में रूपीम। ये क्या है? मॉर्फिन क्या है? अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे फोनीम आपका ऑप्शन में फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 49 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन प्रभावी संचार में कौन सी जो है बाधा नहीं है? तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन नंबर 4। एक्टिव लिसनिंग यानी कि सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग सक्रिय रूप से सुनना संचार को बेहतर बनाता है, यह बाधा नहीं है। जबकि शोर शराबा, ध्यान न देना या सांस्कृतिक अंतर जो है, ये सब क्या है? संचार को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। कह रहा है कि व्हेन स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क, व्हिच स्किल इज रिफ्लेक्टेड। मतलब कि जब छात्र ब्रेनस्टॉर्म, आयोजन, मसौदा यानी कि ड्राफ्ट, संपादन और संशोधन करते हैं तो कौन सा कौशल परिलक्षित होता है? तो ये होता है आपका राइटिंग। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो चरण है, ब्रेनस्टॉर्म, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट और रिवाइज, तो ये सब जो है ये सभी प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग यानी कि लेखन का प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का हिस्सा है। आधुनिक शिक्षा में लेखन को एक उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस माना जाता है। शिक्षा में जो लिखना, एजुकेशन में जो लिखने की प्रक्रिया है, इसको एक प्रोसेस मानते हैं, एक प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 3 राइटिंग आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी के लिए अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश पेडागोजी के 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया है, जो कि आपके 2011 से लेकर के 2024 तक लगातार जो है आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई गई है और लगातार आपके सभी सब्जेक्टों को कवर किया जा रहा है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत